हेलो 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 हेलो, कैसे हो? बहुत ज्यादा बढ़िया हो गए है ना, बहुत बढ़िया हो जूनियर्स। तो जूनियर देखो, तुमसे वैसे मैंने बहुत दिन से बात नहीं करी है, तो मैं सोच रहा था एक स्पेशल वीडियो बना लूं कि कैसे बात, मतलब थोड़ी देर तुमसे बात करनी जरूरी है। वरना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, और मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। मैं बस वीडियो बनाता जा रहा हूँ, तुम लोग कभी थोड़ी वीडियो देखते हो, कभी लास्ट की थोड़ी देखते हो, कभी बीच में थोड़ी देख लेते हो, कभी एक दो फिर पूरी वीडियो देख लेते हो। फिर नहीं तुमसे ढंग से होता है ना, मतलब मेरी मेरी वीडियो का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। मतलब फिर तुम लोग मतलब डिले करते जाओगे और लास्ट में तुम्हें जरूरत होगी तब जाकर तुम ये वीडियोस देखोगे। तो अभी अब भी अपलोड करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो तुमसे मुझे थोड़ी देर बात करनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर भी वो आग दोबारा लगानी पड़ेगी। बार बार मुझे, मेरा वही काम है तुम्हारे अंदर मोटिवेशन मोटिवेशन भरना। चलो ठीक है। अभी हमने देखो, अभी ये भी है नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पहले ही हो चुका है अपलोड, जिसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी देख लो जाके। लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और चीज, और क्या बोल रहा था, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम बहुत कम लोगों ने फॉलो कर रखा है। चाहिए तो फॉलो कर लो, नहीं चाहिए तो खुद बनाओ, वो भी और बढ़िया है, मत करो फॉलो। वैसे तो फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं नॉर्मल अपनी मतलब मेरे आसपास जो हो रहा है, अगर मैं मतलब किसी टाइम मतलब आ रहा हूँ रिकॉर्ड करने वीडियो, तो उस टाइम की मैं फोटो डालता हूँ, वगैरह वगैरह डालता हूँ, नोट्स भी डालता हूँ, जो जो चाहिए तो ले सकते हो। थंबनेल वगैरह मैं कभी कभार उसमें डाल देता हूँ, पूछता हूँ, पोल करता हूँ कि कैसी है, मतलब अच्छी है कि बुरी है। तो तुम लोग मतलब कर सकते हो फॉलो अगर तुम चाहो तो। वरना ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अभी ये वाली वीडियो देखो, यूट्यूब पे तुम देख ही रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में, मतलब पार्ट नंबर 2 में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था जुलाई रेवोल्यूशन तक। कहां तक पढ़ लिया था हमने? जुलाई रेवोल्यूशन तक पढ़ लिया था। अब पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे पहले स्टोरी ऑफ ग्रीस, स्टोरी ऑफ ग्रीक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ ग्रीक पढ़ेंगे। ये इसमें क्या हुआ था देखो, ये बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मतलब एक मतलब बोले तो बहुत छोटी सी स्टोरी, 2 या 3 मिनट में समझाने वाली स्टोरी है। ये जो ग्रीक था ना, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर तुमने नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना, जो खलीफा के टाइम पे जो हुआ था, वो था तुम चलो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पर ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो कि यूरोप, मतलब रशिया, यूरोप, इन सब जगहों पे था, ठीक है ना। था वो, मैं तुम मतलब जब उसमें जाओगे ना नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, तब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या था ऑटोमन एम्पायर अच्छे से, ठीक है। अब ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था क्या? ये ग्रीक क्या था? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर मोस्टली मतलब जो मुस्लिम वाली जो एम्पायर नहीं थी, वो वाली ऑटोमन एम्पायर कहलाती है, ठीक है ना। ये ऑटोमन एम्पायर थी और ग्रीक उसका पार्ट था, ठीक है। ग्रीक उसका पार्ट था, कब से? बहुत पहले से पार्ट था, बहुत पहले से। अब जब तुम देख रहे हो कि अभी धीरे धीरे नेशनलिज्म स्प्रेड होना शुरू हो रहा है, मतलब यूरोप में धीरे धीरे नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, तुम लोग देख रहे थे, मतलब फ्रांस में हुआ था, फिर आसपास वाली जगहों पे हो रहा था, फिर नेपोलियन वाली फाइट होती, मतलब बहुत कुछ तुम देख रहे थे ना, धीरे धीरे मतलब नेशनलिज्म अर्ज हो रही थी। सब लोग बोल रहे थे वहां पे लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, मतलब धीरे धीरे नेशनलिज्म आ रही थी। और वही यूरोप की नेशनलिज्म की वजह से ही अभी ग्रीक में भी क्या आई, एक नेशनलिज्म की अर्ज उठी कि हम, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, हमें राजा वाजा के अंडर में नहीं रहना है, किसी के अंडर में नहीं रहना, ठीक है ना। तो 1821 में ये अर्ज उठी कि हमको भी चाहिए। अब 1821 में मतलब आते ही तो एकदम से ऑटोमन एम्पायर छोड़ नहीं देगी, उतनी पावरफुल है, छोड़ नहीं देगी। 1821 में शुरू हुई। अब ऑब्वियसली शुरू हुई है, वायलेंट धीरे धीरे हो रही है, तो इधर फाइट जरूर होनी है। फाइट हुई, फाइट थोड़ी देर बाद हुई, पर पहले जानो जो 1821 में हुई, यहाँ पे ग्रीक जो था अकेले नहीं था, अकेले इनके जो लोग थे बस वो नहीं थे। इनको सपोर्ट मिल रहा था कहाँ कहाँ से? वेस्टर्न यूरोप, मतलब जो वेस्ट में जो यूरोप नहीं था, ब्रिटेन वगैरह, मतलब जो भी यूरोपियन पार्ट था, उनसे सपोर्ट मिल रहा था। उनसे क्यों मिल रहा था? तुम्हें पता होगा ग्रीक कल्चर के बारे में, उनका कल्चर तो बहुत अच्छा है, तुम्हें पता होगा ना, उनका कल्चर तो मतलब बहुत बढ़िया है, उनके कल्चर में वो लोग बहुत आगे हैं। तो जिनको यूरोप में, जिनको ग्रीक कल्चर के बारे में थोड़ा सा भी मतलब कुछ था, तो वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे कि इनको, ग्रीक को, कि हाँ ये ऑटोमन एम्पायर के तहत नहीं रहना चाहिए, इनका खुद का एक अलग नेशन होना चाहिए। एक तो एक कल्चर की वजह से ये वेस्टर्न यूरोप सपोर्ट कर रहे थे। प्लस ग्रीक के बहुत सारे लोग ना एग्जाइल, मतलब बाहर रह रहे थे, एग्जाइल बताया ना तुम्हें, जैसे राम जी रहे थे एग्जाइल में, वैसे ही ये लोग बहुत मतलब रह रहे थे ग्रीक के लोग भी। तो उनको भी सपोर्ट मिला, ठीक है ना, कल्चर में नहीं, उनको भी क्या मिला? सपोर्ट मिला। क्या मिला? उनको भी सपोर्ट मिला। तो ग्रीक ग्रीक के लोग अकेले नहीं थे, ग्रीक के लोग थे, वेस्टर्न यूरोप था, और ग्रीक के लोग जो एग्जाइल में रहते, 3 लोग मतलब तीनों इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब फाइट शुरू हुई। फाइट शुरू होने पे पहले तुम एक चीज याद रख लो, एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट, मतलब ब्रिटेन के एक पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछ लेते हैं, लॉर्ड बायरन। ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने फंड गैदर करे, क्या गैदर करे? फंड्स गैदर करे। फंड मतलब पैसे गैदर करे, और पैसे गैदर करने के बाद वो वॉर में लड़ने गए, क्योंकि वॉर के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं।
अब इनको मतलब वॉर में लड़ने गए और वॉर में लड़ते लड़ते 1824 में वो शहीद हो गए। क्या हो गए? मर गए। शहीद नहीं कहूंगा मैं, मर गए, मर गए 1824 में फीवर की वजह से। किसकी वजह से? फीवर की वजह से वो यहाँ पे क्या हो गए? मर गए 1824 में। ये नाम याद कर लेना, लॉर्ड बायरन। और कब मरे थे? ये मिट गया मेरे से गलती से, सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1824 में। किसमें मरे थे? 1824 में मरे थे। ठीक है, अब ये मतलब यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो गए, अभी रेस्ट इन पीस है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ ये इतना मैंने बता दिया। अब बात आती है कि अब क्या ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बना या नहीं बना? वो ऑटोमन एम्पायर के तहत ही रह गया? नहीं, ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। कब बना? 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई। नाम अगर याद नहीं हो रहा, अच्छा ऐसे याद करो, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब ये 4 भाग में डिवाइड कर लो तो तुम्हें नाम याद हो जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। जब ये ट्रीटी साइन हुई तब उसके बाद से ग्रीक क्या था? एक इंडिपेंडेंट नेशन था। उसका खुद के मतलब वो किसी भी ऑटोमन एम्पायर के तहत नहीं था, वो खुद अपने सारे डिसीजन ले सकता था, ठीक है ना। ये तो बात हुई अपने स्टोरी ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक के बारे में बता दें कि वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। वेस्टर्न यूरोप के मतलब यूरोप की वजह से इसमें भी नेशनलिज्म आया था। 1821 में नेशनलिज्म की एक अर्ज उठी थी। लॉर्ड बायरन, मतलब इनको सपोर्ट मिल रहा था ग्रीक को बहुत जगहों से। लॉर्ड बायरन नाम के था, उन्होंने फंड्स गैदर करे थे और वो वॉर में लड़ने गए थे, जहां पे वो फीवर की वजह से मर गए थे। कब? 1824 में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ये ग्रीक जो था क्या हो गया था? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। पहले मैं ये मिटा देता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में, पर उसमें तुम ज्यादा खुश मत हो। क्या ना हो? ज्यादा खुश मत हो कि तुम जिस बारे में सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है रोमांटिसिज्म। तुम लोग सोच रहे होगे नेशनलिज्म खत्म हो गई, एक राजा कोई दूसरी रानी पसंद आ गई, उस रानी को ये राजा पसंद आ गया, दोनों ने अपना राज्य बसा लिया और बस कहानी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ। रोमांटिसिज्म मतलब रोमांस नहीं, इधर रोमांटिसिज्म का कुछ और मतलब था। देखो, हम अपने इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया का एक नेशनल एंथम है ना। अच्छा, हमारे इंडिया में वो है वंदे वंदे भारत वंदे मातरम वाला जो गाना है वो है। अच्छा, मतलब बहुत सारे कोट्स वोट्स है, वो सब है ना हमारे पास। वो ही ये जो इतने सारे जो कल्चर है हमारे, जो खुद के थोड़े बहुत पोएम्स वगैरह है, ये सब जो है ना, ये अपने कल्चर में आते हैं। मतलब यही कल्चर, मतलब गाने, ठीक है ना, पोएट्री और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, अपने अपने मतलब कम्युनिटी के लिए गाने, इसी चीज को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। मतलब हम इस बार वॉर या उन सब से या किसी और चीज से नेशनलिज्म नहीं जगा रहे, इस बार हम अपने कल्चर के तहत थ्रू नेशनलिज्म जगा रहे हैं। कल्चर के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो मतलब हमने सोचो एक सॉन्ग्स बनाया, किसी लोगों सॉन्ग बनाए, लोगों ने पोएट्रीज बनाई, इमेजेस ड्रॉन करी, भारत माता वाली इमेज ड्रॉन करी किसी ने, ठीक है ना। तो अब उसी चीज को क्या कहते हैं? हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत है मेरे हिसाब से, देख लेना, ठीक है ना, सॉरी अगर गलत हो तो सॉरी। रोमांटिसिज्म, इसको इसी चीज को रोमांटिसिज्म कहते हैं। अब ये यूरोप में क्या क्या हुआ रोमांटिसिज्म के बारे में वो हम जानते हैं। स्पेलिंग शायद गलत है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, क्या क्या वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जी, आगे बात करें अगर हम, तो हम मतलब मैंने कहा था रोमांटिसिज्म के बारे में लिख देता हूँ। तो ये है रोमांटिसिज्म के बारे में। अभी क्या है पूरा आराम आराम से देखो, 4 ही पॉइंट है जो मेन 4 पॉइंट में दिख रहे हैं, वही 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट मैं समझाता हूँ। पहला आया जर्मन फिलोसोफर। जर्मन फिलोसोफर क्या नाम था? ये नाम अच्छे से याद करना, जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर। क्या नाम है? जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर। मैं सोच रहा हूँ अलग अलग कलर के मार्कर ले लूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, मतलब से मार्क कर रहा हूँ तो ठीक है। हाँ सुनो, तो उसका नाम था क्या? जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है ना। अब वो क्या था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, जो मतलब जो जर्मन कल्चर, जो ट्रू जर्मन कल्चर है, वो किसी में ऐसे पकड़ के ढूंढा नहीं जा सकता। वो कहते थे कि जो कॉमन पीपल है ना, लोग जर्मनी के जो कॉमन पीपल है उनके अंदर ही डिस्कवर कर सकते हो आप। मतलब आप सोचो कि आप बाहर, मतलब आप यूएस में जाके शिफ्ट हो चुके हो 5-6 साल के लिए, फिर अचानक सडनली आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। सोचो आप एक बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हो, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर अपने इंडिया का जनगण मन प्ले होना शुरू हो गया। आपको एकदम से एक एस्टोनिशमेंट होगा, फिर एक हैप्पीनेस वाली फील होगी, फिर मतलब एक रिस्पेक्ट वाली फील होगी, और मे भी आप खड़े भी हो जाओ तब उस टाइम पे, क्योंकि वो आप आ कहीं भी चुके हो, आपको क्या पता उधर की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है,
पर अपनी इंडिया के लिए जो नेशनलिज्म फीलिंग है वो आपकी तो नहीं जाएगी ना। वही ये जर्मन गॉटफ्राइड हर्डर कहते थे कि जो अपना जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना वो कॉमन पीपल के अंदर ही डिस्कवर कर सकते हैं, जिसको वो कहते हैं दास वोल्क। क्या कहते हैं? दास वोल्क कहते हैं। तो कौन कहता था? जॉर्डन गॉटफ्राइड हर्डर क्या कहते थे कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कहां पे मिल सकता है? कॉमन पीपल ऑफ जर्मन, इनके अंदर ही मिल सकता है। उसने कहा कि अपने मतलब ये जर्मन के अंदर अपने फोक सॉन्ग्स चलाओ, फोक डांस, पोएट्री। फोक सॉन्ग मतलब जो अपने रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, जैसे अगर हम बंगालीज का देखिए जैसे, ठीक है ना, तो हमारा अलग सॉन्ग्स होता है, ठीक है ना, जैसे और अगर हम नीचे साउथ में चले जाए तो अलग सॉन्ग्स होता है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलग सॉन्ग्स होते हैं, अपने गुजराती मराठी इन सब के अलग सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना, सबके अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं। अब वही फोक सॉन्ग्स कहते हैं जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं। फोक डांस जो रीजनल डांस, जैसे असम का बिहू हो गया, ठीक है ना, गुजरात का गरबा हो गया, तो वो फोक डांस हो गया। पोएट्री से कि अपने नेशन के प्रति पोएट मतलब नेशन के लिए पोएट्री करो, वो सब तो जर्मन ये गॉटफ्राइड क्या कहते थे कि ऐसे ही क्या हो सकता है, अपना जो जर्मन कल्चर है वो निकाला जा सकता है और ऐसे ही आए। ठीक है, जर्मन फिलोसफर का खत्म हो गया, मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि थोड़ा बोर्ड धीरे धीरे साफ होने लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पता है आपको कि उस टाइम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब ये नहीं अपने आप, मतलब जैसे सोचो फ्रांस है, फ्रांस में अगर मतलब मैं बता दूं कि अगर फ्रेंच नहीं है तो या नॉर्मल कोई भी कंट्री ले लो, हम सीधा नेशनल लैंग्वेज पे नहीं जाते, अपने इंडिया ले लो, अगर ऐसे होता हमारा ऐसा ही कुछ तो हम ना सीधा हिंदी पे नहीं चले जाते, हम साउथ की तरफ तमिल तेलुगु इन सब बातों में मलयालम इन सब में बात कर रहे होते, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ हम लोग मराठी गुजराती राजस्थानी इन सब लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते, ऊपर नॉर्थ में चले जाते तो हम लोग नॉर्मली हिंदी पंजाबी या फिर उर्दू इन सब में बात कर रहे होते, थोड़ा उस साइड चले जाते उड़िया बंगाली आसमीज इन सब इस सब लैंग्वेज में बात कर रहे होते, ठीक है ना। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में फोकस कर जाता है। अगर तुम सोचो अब तुम तमिल मतलब नीचे साउथ में जाके तो अपनी हिंदी में बकबक शुरू कर दो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके हिंदी में बकबक शुरू कर दो, ठीक है ना, तब भी नॉर्थ के लोग वेस्ट के लोग तब भी थोड़ा समझ जाए। पर अगर तुम ऐसी जगह पे जाके से हिंदी में बकबक शुरू कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आएगी। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीजें समझ आएगी क्योंकि अब जो है हिंदी बहुत ज्यादा वो फैल चुकी है। पर एट द टाइम्स ऑफ मैं अगर बात करूं आपको 1800 1830 1815 सब टाइम पे, क्या इन सब टाइम पे अगर आप जाके कहीं पे हिंदी बोलना शुरू करते हैं हमारे इंडिया में तो क्या सबको समझ आता? नहीं आता, नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता। तो इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो अपने जो मतलब आसपास की लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब तमिलनाडु की तमिल हो गई, वेस्ट बंगाल की बंगाली हो गई, असम की असमीज हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, राजस्थान की राजस्थानी हो गई, समझ रहे हो ना, वो उसी को कहते हैं क्या? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और इसका एक और मेन रीजन था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे? इलिटरेट थे, उनको सारे लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता था, जैसे हमने बताया सारे लैंग्वेज के बारे में उनको नहीं पता था। क्यों? वो ज्यादातर क्या थे? इलिटरेट थे। इसीलिए क्यों 1850 से 1800 में क्यों अगर आप इंडिया के किसी पार्ट में जाकर हिंदी बोलना शुरू कर, जहाँ पे हिंदी मतलब नहीं चल रहा था, तो वहां पे क्यों लोगों को समझ में नहीं आता? वहां पे लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या थे? इलिटरेट थे, उनको नहीं पता हिंदी क्या है, हिंदी लैंग्वेज कैसी होती है, इसलिए। पर अभी के लोग मोस्ट ऑफ द वो क्या है? लिटरेट है, ठीक है ना। 82.6% है लिटरेसी रेट। एक बार गूगल पे देखो और मुझे बताओ कमेंट के नीचे कितना है लिटरेसी रेट, ठीक है ना। जितना भी लिटरेसी रेट है और उस हिसाब से तो अभी ज्यादातर लोग क्या है? लिटरेट है, तो इसलिए उनको हिंदी या नॉर्मल से और लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से समझ आती है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। ये हम लोग इंडिया के वो क्या बोलते हैं उनको, इंडिया के लिए मतलब एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। पर हम बात कहाँ की कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अपने बाहर कहाँ की? यूरोप की। हम जो चैप्टर है किसके बारे में है? यूरोप के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, एक और थे क्या? कारोल कुरपिंस्की। क्या नाम था? कारोल कुरपिंस्की ये नाम था, ठीक है ना। 82.6% में मिटा दो। हाँ जी, ये नाम था। अब मैं बात करूं, ये क्या कहते थे? ये जो अपने नेशनल स्ट्रगल्स थे ना, जो मतलब नेशन के लिए जो स्ट्रगल थे, उनको ओपेरास के थ्रू मतलब वो करते थे। अब ओपेरा क्या होता है अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब खोलो, मेरी वीडियो को थोड़ी देर मिनिमाइज करो और एक बार सर्च करो ओपेरा। ओपेरा जो आपको पहले दिख रहा है ना, उसको आप वॉच लेटर में सेव कर लो और उसको कभी बाद में देखना क्या होता है आखिरकार ओपेरा। ओपेरा सुनना, वो होता नहीं तुमने देखा हो तो मतलब ऐसे बाहर निकलते मतलब जो बाहर की लैंग्वेज होती है मतलब आवाज मतलब कैसे होती है मुझे नहीं आता ओपेरा, ऑब्वियसली मुझे नहीं आएगा, वो तुम एक बार देखना यूट्यूब पे कैसा होता है। तो ओपेरास के थ्रू ये सब इनके थ्रू जब नेशनल स्ट्रगल्स होती है ना, उनको सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। बढ़िया।
अच्छा, अब मैं एक बात करूं, अब मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक उसके बारे में बात कर रहा हूं, एक केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं जो कि हुआ था रशिया और मतलब रशियन एंड पॉलिश लैंग्वेज के बीच में। क्या हुआ था सुनो, जब पॉलिश और रशियन लैंग्वेज के बीच में एक युद्ध जैसा या वॉर जैसा हो गया था। क्या हुआ था, पॉलिश लोग थे नॉर्मल, जब रशिया का डोमिनेंस आया तो उन्होंने क्या करा, पॉलिश लैंग्वेज को हकार फेंका, निकाल दिया, ठीक है ना, निकाल दिया। अब पॉलिश लोग मोस्टली जो थे, जो चर्च वाले लोग थे, उनको अब ये बात सही सहन नहीं हुई कि यार हम इसी का पार्ट है, हम इसी कंट्री का पार्ट है, तो हमारे लैंग्वेज पे निकाल दो। अब कोई सोचो, कोई अगर बाहर का अमेरिकन आए और उन्हें बोला आपसे हिंदी नहीं, आपसे इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। पर इन्होंने क्या करा, रशियन ने, कि पॉलिश को निकाल दिया। तो अब ये मतलब इनको तो गुस्सा आएगा, कि ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा चर्च गैदरिंग, जो चर्च में जो गैदरिंग्स होती थी वहां पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब जो भी मतलब बातें होती थी, जो भी गैदरिंग्स होती थी बात करने के लिए, वो सब कौन सी लैंग्वेज में होने लगी, पॉलिश लैंग्वेज में। अब ऑब्वियसली जो रशियन लोग थे उनको वो समझ नहीं आती थी, है ना। अगर रशियन वाले तो पॉलिश लोगों को समझ में नहीं आती, वैसे ही रशियन वाले लोगों को नहीं आती समझ। अब वो क्या करें, अब जब इन सब मतलब हायर अथॉरिटीज को ये पता चले कि सब ऐसे जो चर्च वाले लोग हैं वो ऐसे कर रहा है, जो भी बिशप्स है वो सब यही चीज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, तो रशियन ने इनको क्या करा, पनिश करा। क्या करा, पनिश करा। अब देखो यहाँ पे कहानी खत्म तो हो जाती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हुआ, और एट लास्ट मतलब क्या, मतलब ठीक नहीं था, तब भी रशियन लोग ही जीते क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर थी। पर इसको हम एक तरह से एक क्या देख सकते हैं, एक साइन ले सकते हैं कि कैसे, कि मतलब कैसे एक स्मॉल, एक छोटे से लोगों ने इनके खिलाफ एक वायलेंस के लिए एक वो चलाया ना, उन्होंने अपने ट्राई बेस्ट करा, कि मतलब बेस्ट ट्राई करा कि कैसे भी करके रशियन को हरा दे। पर ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली देखें कि उनके पास ज्यादा पावर थी, वो लोग ज्यादा पावरफुल थे, उनका जीतना तय था, तो वो लोग जीत गए। पर इसको एक तरह से क्या ले सकते हैं हम, बहुत बढ़िया ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं, किसके खिलाफ, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ ले सकते हैं। तो ये था रोमांटिसिज्म, ठीक है ना, ये रोमांटिसिज्म था। अगर मैं बात करूं रोमांटिसिज्म पे, अगर मैं रुक जाऊं, नहीं रोमांटिसिज्म पे नहीं रुक रहे, अभी हम लोग ही हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट वाला एक पार्ट है वो कर लेते हैं, और फिर रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी और वो सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं पहले लिख दूं क्या हुआ था। देखो एक बात बताता हूँ, अप्रॉक्स 1813 में ना, 1830s में 1830 इसमें यूरोप में बहुत बड़ी हार्डशिप चल रही थी। क्या चल रही थी, हार्डशिप मतलब बहुत दिक्कतें चल रही थी। अब भी 1830 में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्यों चल रही थी, इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हो रहा था मैं जरा तुम्हें बताऊं, एक मिनट। हाँ तो देखो पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। कब की बात बता रहा हूँ मैं, ये 1800 की बात बता रहा हूँ, 1830 के आसपास, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी ही बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी, बहुत जल्दी, मतलब डबल ट्रिपल हो गई थी। अब देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, सोचो तुम्हारी एक कंट्री है, उसमें 10 करोड़ जॉब्स है, कितनी जॉब्स है, 10 करोड़ जॉब्स है, और तुम्हारे लोग ऑब्वियसली ज्यादा, मतलब सोचो 20 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। 20 करोड़ में से तुम्हारे 15 करोड़ लोग जो है तुम्हारे, वो 10 करोड़ जॉब में से अप्लाई करते हैं। 5 करोड़ वैसे सोचो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, पर बाकी 10 करोड़ को जॉब मिल सकती है, ठीक है। 15 करोड़ लोग, मतलब 15 करोड़ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, और 10 करोड़ जॉब्स, तुम्हारे वैसे ही 5 करोड़ की वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 10 साल बाद तुम्हारी जॉब जो है 15 करोड़ हो चुकी है, पर तुम्हारी ऐसे में हम देखें तो अभी की बात की पॉपुलेशन का ग्रोथ धीरे धीरे ज्यादा ही हो रहा है, तो अब ये 15 करोड़ जॉब हो गई, पर ये लोग अब 20 करोड़ नहीं रह गए, कितने हो गए, 40 करोड़ हो गए, और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं 30 करोड़ लोग। तो देख रहे हो तुम कितना हो गया, मतलब और ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे तो पॉपुलेशन ट्रिपल डबल हो गई, मतलब सोचो 10 करोड़ जॉब है और 100 करोड़ लोग मतलब है जॉब, मतलब जॉब लेने के लिए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्या रहेंगे कि मतलब 90 करोड़ लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, और क्या रहेंगे वो लोग, अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड रहने का तुम्हें मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ती है, मतलब डेथ ज्यादा होती है, फेमाइंस बढ़ जाती है, लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं, कुछ काम नहीं होता तो बर्डन बन के रह जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है जो कि तुम अभी 10th की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, और 9th की इकोनॉमिक्स में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयड तो हो गए, अब जॉब सीकर ज्यादा थे पर जॉब्स क्या थी, कम थी, ठीक है, ये पहला पॉइंट था।
मैं दूसरा पॉइंट था। अब रूरल नहीं, इधर मैंने गलत लिखा है, रूरल पीपल नहीं, रूरल एरियाज पीपल, मतलब रूरल एरिया मतलब जो गांव के लोगों के जो पीपल थे वो लोग सिटी में आते थे ये सोच के, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं कि हमें क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, क्या मिलेगी हमें, जॉब्स मिलेगी। पर क्या जॉब्स मिलती है? जैसे यहाँ पे भी देखो तुम दिल्ली में मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब जो लोग बस गांव से आते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं या उनको बहुत बेटर जॉब मिल जाती है। वरना मोस्ट ऑफ द तुम देखो लेबर्स वेबर जो भी होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मतलब जो लोग माइग्रेटेड होते हैं या फिर जो स्मॉल जगह से आते हैं, जो लोग रूरल एरिया से आते हैं सिटी में आते हैं। अब वो लोग कहाँ रह रहे थे, वही यूरोप में वही हुआ था, वो लोग कहाँ रह रहे थे, ओवर क्राउडेड स्लम्स में। स्लम्स में रहते हैं, अगर अब क्या करें, बड़ी जगह पे कोई रह नहीं सकते तो वो स्लम्स में रहते हैं, जो कि ओवर क्राउडेड है, मतलब ज्यादा लोग भरे हुए जितने होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज हो रही थी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, किससे, मशीन मेड गुड से। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट बढ़ रहे थे। पर यहाँ पे जो नॉर्मल छोटी छोटी जगह है वहां पे तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स अभी भी थे, छोटे लोग अभी भी थे, स्मॉल छोटे प्रोड्यूसर अभी भी थे। पर इंडस्ट्रीज का गुड्स यहाँ पे आ रहा था, ये गुड्स अब इधर के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इनका क्या स्पीड क्या थी, स्लो थी। ऑब्वियसली अगर स्मॉल प्रोड्यूसर है उनकी स्पीड कम होगी और जो मशीन होगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो बहुत और ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे। ये हुआ था। और एक क्या हुआ था, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा मतलब इंजॉय कर रहे थे, मतलब पावर में थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हायर क्लासेस थी, ठीक है ना, वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। सेम उसी तरह देखे पीजेंट्स की कार, तो उनको क्या था, ड्यूज थे, मतलब लोन चुकाने थे, या फिर मतलब कंडीशन क्या थी, एक तरह से देखे तो बुरी कंडीशन थी। क्या थी? बुरी कंडीशन थी। अच्छा, अब इतना बेकार कंडीशन थी और उसके बाद और क्या हो गया, जो प्राइस ऑफ फूड है वो भी बढ़ेगा। तुम सोचो, जॉब नहीं मिल रही, ओवर क्राउडेड स्लम्स, यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर को दिक्कत हो रही, पॉपुलेशन बड़ी पड़ी है, साथ में फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कभी कभार बैड हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाता, मतलब और शॉर्टेज ऑफ फूड बढ़नी शुरू हो गई। इतना कुछ हुआ, फेमाइंस पड़ने आ गए, फेमाइंस तक आ गए। अब इतनी गंदी कंडीशन थी, पर मैं इस कंडीशन को ना, मैं भी अपनी, जब मैं 10th में था तब भी मैं इसको अच्छी कंडीशन मानता था, गुड कंडीशन। क्या मानता था मैं इसको? गुड कंडीशन। वैसे देखे तो ये बहुत गंदी कंडीशन, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारा ऐसा कुछ हो, पर ऐसा हुआ। कहाँ पे हो? फ्रांस में ही हुआ, यूरोप में ही हुआ, ऐसी जगह पे। तो अब क्या हुआ, इसमें आ गए, मतलब जो भी लोग थे उनको क्या आया, गुस्सा आया, यार बहुत हो गया, ये क्या चल रहा है, मतलब मजाक थोड़ी ना चल रहा है ये सब। तो गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करा, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस छिड़ गई कंट्री में, बहुत ज्यादा वायलेंस छिड़ गई। बैरिकेड्स जो थे उनको हटा दिया गया, मतलब बहुत गंदी कंडीशन हो गई, एक तरह से देखे तो कुछ ज्यादा ही गंदी कंडीशन हो गई, ठीक है ना, बहुत गंदी कंडीशन हो गई। तो अब क्या करना चाहिए? हाँ, अब सवाल है यार, क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे कुछ किसी ने करा नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ। तुम्हें याद है कि नेपोलियन के हार जाने के बाद दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी, याद है, दोबारा डायनेस्टी आ गई। ये डायनेस्टी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, मुझे पता है। बॉर्बन डायनेस्टी दोबारा आ गई थी। अब इन सब चीजों की वजह से ना लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, उस वजह से क्या हुआ, जो इसका जो लुइस 16 था या 14 था, जो भी था, उसको क्या करना पड़ा, भाग जाना पड़ा। तो क्या हो गई, बॉर्बन डायनेस्टी दोबारा खत्म हो गई। क्या हो गई, दोबारा खत्म हो गई। कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है, परेशान करता है ना। वो दोबारा खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रिपब्लिक बन गया और ऑल मेल, अच्छे से सुनना, ऑल मेल above 21 years of age has the right to give vote without any discrimination। मतलब क्या लगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल लो या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये चीज लग गया। और 21 साल से ऊपर के जितने भी मेल या फीमेल है, शायद मेल का ही लगा था, एक मिनट मैं ना कंफर्म कर लूं, वरना मुझे गलत चीज तो बताने नहीं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, वो मैं देख लूं। नहीं, फीमेल्स का कुछ नहीं था, मेल्स का ही था। ऑल मेल्स above 21 years of age has been given the right to vote without any discrimination of color, caste, gender, creed, religion, aristocracy, peasant, कुछ भी नहीं, पर उनको वो वोट करेंगे। और यही हुआ था अपने में, इसीलिए इस कंडीशन को देखो, ये एक रिपब्लिक हो जाना बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी बात है ना, मतलब सबको वोट मिल गया। और इसीलिए मैं इस कंडीशन को गुड कहता हूँ, कहता हूँ गुड कंडीशन है वो, मतलब एक तरह से देखें तो वो कंडीशन बैड थी, पर उसी वजह से ये जो लिबरल वाली चीज हुई, मतलब ये जो ये चीज हुई वो इसी वजह से हुई, तो इसीलिए मैं इस कंडीशन को गुड कहता हूँ।
तो आज हमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया मेरे हिसाब से, और मैंने थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ाया, तो मेरे हिसाब से वीडियो भी लंबी हो चुकी होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी जितना पढ़ लिया उतना बढ़िया है। देखो इसके बाद वाला चीज़ है जर्मनी, इटली, हाँ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन कि यूनिफिकेशन के बारे में। यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा होना, इन चीजों की यूनिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम लास्ट कंक्लूजन करेंगे जहां में हम बाल्कन के बारे में बात करेंगे, बाल्कन एरिया के बारे में बात करेंगे। वो भी थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, और इसके बाद वाला तो लंबा ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि तीनों कंट्रीज के बारे में बात करना आसान तो होता नहीं, तो पूरी बात करनी पड़ेगी। तो इसके अगली वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो ये पार्ट नंबर 3 का, इसके बाद पार्ट नंबर 4, इसके बाद पार्ट नंबर 5, 5 पार्ट में चैप्टर हो जाता है। और ये चैप्टर मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है, और मुझे पता है तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। अगर तुमने मेरी फर्स्ट पार्ट से लेके अगर तुम लास्ट पार्ट तक देखते हो, सब कुछ देखते हो, मैंने ये पार्ट नंबर को ज्यादा हद से ज्यादा स्लो पढ़ाया है। तो अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। देखो मतलब फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना, तो ज्यादा गर्मी हो जाती है, पसीने तुम्हें दिख ही रहे होंगे। तो अगर चाहो तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर तुम्हारे कोई टेंथ में कोई दोस्त है या 9th में है, तो 10th में चला जाएगा एक ना एक टाइम पे। अभी वीडियो सेव कर लो, बाद में जब तुम्हारा कोई भाई बहन चला जाए तो उसको दे देना, तो मे भी उसका ही फायदा हो, है ना। तो until then, thanks for watching. Meet you in the next video. Goodbye.